आज के लिए सोशल साइंस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टीजीटी या फिर सीटेट सेकंड लेवल एग्ज़ाम के लिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद के कार्य प्रकरण को पढ़ाने का सर्वोत्कृष्ट तरीका है। यानी कि संसद के कार्य नाम का एक प्रकरण पढ़ाना है बच्चों के लिए, तो इसको पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका बताना है। पहला ऑप्शन है मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए वाद विवाद का आयोजन करना। दूसरा ऑप्शन है परियोजना कार्य। तीसरा ऑप्शन है व्याख्यान पद्धति और चौथा ऑप्शन है कहानी पद्धति। तो इनमें से सर्वोत्कृष्ट जो तरीका होगा, सर्वश्रेष्ठ, वो होगा आपका, यानी कि जो संसद के जो कार्य प्रकरण हैं उसमें जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए, यानी सभी उन मुद्दों पर एक सहमति के साथ सहमत हों, तो उसके लिए वाद विवाद विधि का आयोजन करना चाहिए। संसद के कार्य प्रकरण को सर्वोत्तम प्रभावी तरीके से पढ़ाने के लिए शिक्षक को कक्षा में वाद विवाद का आयोजन करना चाहिए और छात्रों को मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से बल देता है। जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है वो कौन से ऑप्शन पर सबसे अधिक बल देता है, नीचे दिए गए ऑप्शन में से। पहला ऑप्शन है मस्तिष्क, हृदय और हाथ की शिक्षा पर अधिक बल देता है। दूसरा ऑप्शन है कमजोर अयोग्य विद्यार्थियों को उच्च स्तर से मतलब है यानी जिस कक्षा में है उससे अगली कक्षा पर प्रोन्नत करने में, उससे एक कक्षा बढ़ाने में इस चीज़ पर बल देता है। तीसरा ऑप्शन है बच्चे के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करने पर बल देता है, यानी कि बच्चे में सुधार के लिए क्या करना है, लगातार उसका परीक्षण करना है, इस पर बल देता है। चौथा ऑप्शन है बच्चे के व्यवहार का सतत और अवलोकन करने पर। राइट आंसर होगा आपका, यानी बच्चे का जो व्यवहार है उसका लगातार अवलोकन करना, उसमें कितना परिवर्तन आया, कितनी वृद्धि हुई, कितनी कमी हुई, कितनी पॉजिटिव वृद्धि, कितनी नेगेटिव कमी। तो इस तरीके से सतत और व्यापक मूल्यांकन लगातार जो बच्चे का अवलोकन करना और उसके व्यवहार का लगातार जो है अध्ययन करना, इस पर ये बल देता है। अध्यापक द्वारा विद्यार्थी के सतत और व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य मुख्य रूप से बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने से। यहाँ पर हम कह सकते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन को हम व्यवहार का लगातार अवलोकन भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन का दूसरा नाम हम व्यवहार का सतत अवलोकन, लगातार अवलोकन। तीसरा क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अक्सर वस्तुनिष्ठ प्रकार वाला रूपात्मक आकलन करती है। एक जो सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका है वो बच्चे का आकलन करती है, और आकलन कौन सा करती है, वस्तुनिष्ठ प्रकार का रूपात्मक आकलन करती है। फिर क्या होता है, लेकिन उसे उसके द्वारा विकसित परीक्षण की विश्वसनीयता पर शंका है। परीक्षण तो आकलन तो कर लेती है लेकिन उसको शंका होती है परीक्षण की विश्वसनीयता पर कि जो मैंने आकलन किया है वो विश्वसनीय है या फिर विश्वसनीय नहीं है, यानी डाउटफुल रहती है वो इस चीज़ के बारे में। इस प्रकार के आकलन की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो अब आकलन की विश्वसनीयता बढ़ानी है तो इसके लिए क्या करना है उस अध्यापिका को। पहला ऑप्शन है यह पता लगाना कि अन्य शिक्षक क्या करते हैं। दूसरा ऑप्शन है प्रश्नों की संख्या बढ़ाना, आकलन के लिए जिन प्रश्नों का उपयोग करते हैं उनकी संख्या बढ़ाना। तीसरा ऑप्शन है मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग करना। चौथा ऑप्शन है एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित उदाहरण रूपी पुस्तिकाओं में दिए गए प्रश्नों का प्रयोग करना, यानी कि जो एनसीईआरटी की पुस्तक हैं उनमें जो उदाहरण के रूप में जो पीछे जो प्रश्न दिए जाते हैं उनका प्रयोग करना। आपको राइट आंसर होगा यहाँ पर मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग करना, यानी मानकीकृत वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं वो प्रश्न होते हैं जिनका क्या है विश्वसनीयता, और उनको एक बार चेक करे एक अध्यापक चेक करे या फिर दो बार दो अध्यापक चेक करें या 3 बार 3 अध्यापक चेक करें, वो समान नंबर उसके आएंगे। यहाँ पर इसका सबसे बड़ा एग्जांपल वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, क्योंकि उसमें एक क्वेश्चन है उसका 4 ऑप्शन है, 4 में से एक सही है, और 10 क्वेश्चन है तो 10 में से प्रत्येक क्वेश्चन का एक ऑप्शन सही है। उसको एक अध्यापक चेक करेगा एक बार में तो भी इतने अंक आने हैं, दूसरा करेगा तो भी इतने आने हैं, तीसरा करेगा तो भी इतने आने हैं। तो इस तरीके के परीक्षण को मानकीकृत परीक्षण कहा जाता है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3।
वस्तुनिष्ठ पुरस्कार वाले रूपात्मक आकलन की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए शिक्षिका द्वारा मानकीकृत परीक्षणों का प्रयोग किया जाना चाहिए। चौथा क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान को बच्चों के लिए खालिस्तान के साथ लैस करना चाहिए। जो सामाजिक विज्ञान है उसमें लैस करने का मतलब उसको किसके साथ या फिर उसके साथ क्या बच्चों के लिए है उसके साथ जोड़ना चाहिए। पहला ऑप्शन है स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता, स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता के साथ सामाजिक विज्ञान को लैस करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन सामाजिक व्यवहारों को बचाव करने की योग्यता। तीसरा ऑप्शन है जेंडर के बारे में सामाजिक नियमों का पालन करने की योग्यता। चौथा ऑप्शन है सामाजिक दबावों को झेलने की योग्यता के साथ। तो जो सामाजिक विज्ञान है उसको बच्चों के लिए स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता के साथ जोड़ना चाहिए, लैस करना चाहिए, यानी कि बच्चा स्वतंत्र रूप से सोच सके। इस तरीके से सामाजिक विज्ञान को बच्चों के लिए सेट करना चाहिए, एक तरीके से उसको समायोजित करना चाहिए। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थी को विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से चिंतन करने के योग्य बनाना होता है, ताकि किसी भी मुद्दे पर विद्यार्थी खुद से सोच सके, उसकी स्वतंत्र रूप से चिंतन कर सके, चिंतन शक्ति को बढ़ाना है। पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अन्योन्य या फिर पारस्परिक अधिगम की विशेषता है। पहला ऑप्शन है शिक्षक सक्रिय रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए परस्पर आदान प्रदान करता है। दूसरा ऑप्शन है शिक्षिका विद्यालय में कार्य करते हुए अपनी शिक्षा को पूरा करती है। यहाँ पर विशेषता बताने की विशेषता कौन सी है, पारस्परिक अधिगम की। तीसरा ऑप्शन है सीखने का उत्तरदायित्व विद्यार्थियों और शिक्षक दोनों के द्वारा साझा किया जाता है। चौथा ऑप्शन है भूलने के कारणों को संबोधित करते हुए सीखना अग्रसरित होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि इस ऑप्शन में क्या है, यानी जो सीखने का जो उत्तरदायित्व होता है वो विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के द्वारा साझा किया जाता है और वो दोनों का ही होता है, एक दूसरे के ऊपर वो जो डिपेंड होते हैं या फिर कह सकते हैं एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और एक यहाँ पर जो दिया गया है या फिर दोनों क्या है वो साझा करते हैं एक दूसरे अपने उत्तरदायित्वों को। तो इस तरीके से ये पारस्परिक अधिगम की एक विशेषता है। अन्योन्य अधिगम की प्रक्रिया में सीखने का उत्तरदायित्व विद्यार्थियों और शिक्षक दोनों के द्वारा साझा किया जाता है। अन्योन्य अधिगम में या फिर पारस्परिक अधिगम में क्या है, विद्यार्थी और शिक्षक दोनों का ही उत्तरदायित्व एक दूसरे के द्वारा साझा किया जाता है। छठा क्वेश्चन है समाज विज्ञानों के नियामक मानदंड संबंधी आयाम निम्नलिखित आयामों में से किसे शामिल करते हैं। तो जो सामाजिक विज्ञान है, अलग अलग लेवल की जो सामाजिक विज्ञानों की जो बुक्स हैं सामाजिक विज्ञानों, इसलिए यहाँ पर शब्द दिया गया नियामक मानदंड संबंधी आयाम निम्नलिखित आयामों में से किसे शामिल करते हैं। पहला ऑप्शन उपयोगिता, दूसरा ऑप्शन है प्रासंगिकता, तीसरा ऑप्शन है अकाट्यता, चौथा ऑप्शन है समानता। आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 यानी कि समानता। समाज विज्ञानों के नियामक मानदंड संबंधी आयामों में समानता को शामिल किया जाता है। सातवां क्वेश्चन, मौसमी उपकरणों के द्वारा मौसम संबंधी सूचनाएं एकत्रित करना क्या कहलाता है, यानी उदाहरण कौन सा है यहाँ पर। जो मौसम के जो उपकरण होते हैं उन उपकरणों के द्वारा मौसम संबंधी सूचना एकत्रित करना, ये इनमें ये जो प्रक्रिया की जाती है वो कौन से यहाँ पर लेवल पर की जाती है, उसको कौन सी प्रक्रिया कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है तृतीयक आंकड़ों का, दूसरा ऑप्शन है प्राथमिक आंकड़ों का, तीसरा ऑप्शन है विद्यागत आंकड़ों का, चौथा ऑप्शन है द्वितीय आंकड़ों का। आपका राइट आंसर होगा प्राथमिक आंकड़ों का, यानी जो मौसम उपकरणों के द्वारा जो मौसम संबंधी जो सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं, इकट्ठी की जाती हैं, उनको प्राथमिक आंकड़े कहा जाता है। उन सूचनाओं को इकट्ठा करना प्राथमिक आंकड़ा। मौसमी उपकरणों के द्वारा मौसम संबंधी सूचनाओं को एकत्रित करना प्राथमिक आंकड़ों के अंतर्गत आता है। आठवां क्वेश्चन है प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता के अभिभावक शिक्षक अभिभावक संघ पीटीए में अपने बच्चों की शैक्षिक समस्याओं से निपटने में अपनी अयोग्यता को अभिव्यक्त करते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। क्या है, पीटीए होता है, यानी कि अभिभावक संघ जो होता है, शिक्षक और अभिभावक संघ यानी पीटीए। यहाँ पर शिक्षक भी होते हैं और अभिभावक भी होते हैं बच्चों के, और वो मिलकर के बच्चों की समस्याओं के बारे में और उनका निदान करने के बारे में बातचीत करते हैं, तो उसी को पीटीए बोला जाता है। तो क्या होता है, प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता यानी कि प्राइमरी लेवल पर यहाँ पर प्रथम पीढ़ी का जो बात हो रही है, ये उच्च प्राथमिक जो कक्षा है उनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है।
तो इसमें क्या है, तो मीटिंग्स होती है पेरेंट्स और टीचर की, तो वहाँ पर जो पेरेंट्स है वो अपने आप को अयोग्य महसूस करता है, यानी बच्चों के जो कार्य हैं, उन बच्चों की जो समस्या है उनसे निपटने में वो क्या है, वो अपनी एक समस्या महसूस करता है, अयोग्य है, यानी कि वो बच्चों की समस्याओं को समझने में और उनको निपटाने में, या फिर उनको निपटाने में हेल्प करने में बच्चों की। तो उस अभिभावक को अब अध्यापक का कार्य है कि किस तरीके से वो उसको योग्य बनाए। तो पहला ऑप्शन है, उन्हें यह बताते हुए तसल्ली देंगे कि अपने बच्चे के बारे में उनका ज्ञान उन बच्चों के से व्यवहार करने में सहायता करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगर हम उन अभिभावकों के लिए बता देंगे कि उन्हें क्या है, उनके बच्चों के बारे में जो उनका जो ज्ञान है उन बच्चों के व्यवहार करने में सहायता करने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो उन पे क्या है, जब हमको उनकी विशेषता बताएंगे जो तुम्हारा ज्ञान है वो उससे बच्चों पे, यानी कि एक पढ़ा लिखा पेरेंट्स है और उसके जो बच्चे हैं उस पर उसका बहुत अधिक डिपेंड है, यानी कि वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, सबसे अधिक। अगर हम उसके लिए ये बता देंगे तो वो महसूस करेगा यार तू तो इतना पढ़ा लिखा है नहीं, तो तेरे बच्चे भी क्या है, जितना तू कम अयोग्यता तो खुद ही महसूस कर रहा पहले से, फिर और ज़्यादा अपने आप को अयोग्य महसूस करेगा। अगर हम उसको ये बता देगा एक टीचर उसके लिए कि ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है आपकी जानकारी तो बच्चों के लिए, तो वो और ज़्यादा अयोग्य महसूस करेगा अपने आप को। दूसरा ऑप्शन है, उन्हें घर पर विभिन्न प्रकार की अधिगम सामग्री से समृद्ध वातावरण उपलब्ध कराने के लिए कहेंगे। तो अगर हम अभिभावकों को कहेंगे अधिगम सामग्री अधिक समृद्ध वातावरण उनसे उपलब्ध कराने के लिए, तो ये भी क्या है, उसकी अयोग्यता को दूर नहीं करेगा। तीसरा ऑप्शन, उन्हें प्रौढ़ शिक्षा के लिए स्थापित केंद्र में जाने के लिए कहेंगे। तीसरा क्या, अभिभावकों से कह रहे हैं कि आप शिक्षा ग्रहण कीजिए और फिर ताकि बच्चों को उनकी समस्याओं को दूर कर सके घर पर रह करके। तो भी ये जो उनकी अयोग्यता है ये भी उसका स्थायी समाधान नहीं है। चौथा ऑप्शन है, उन्हें अपने बच्चों द्वारा घर पर दिए जाने वाले समय को ध्यानपूर्वक देखने के लिए कहेंगे। तो ये आपका राइट आंसर है। उसमें क्या है, शिक्षक को कहना चाहिए कि अगर आप अयोग्य महसूस करते हैं अपने बच्चे की समस्या को दूर करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें हम देख लेंगे, बस हम यहाँ से गाइड कर देंगे बच्चों को। आपको बस इतना करना है कि आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि बच्चे के लिए जो बच्चा जो टाइम दे रहा है घर पर जा कर के, जो जितना समय देता है पढ़ाई के लिए, उसको पर्याप्त रूप से दे रहा है, जितना समय उसको देना चाहिए या फिर नहीं दे रहा। आप इस चीज़ की बस निगरानी कीजिए, बाकी चीज़ें हाँ यहाँ से स्कूल से उसके लिए करा दी जाएंगी अध्यापकों द्वारा। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। यदि अभिभावक अपने बच्चों की शैक्षिक समस्याओं से निपटने में अपनी अयोग्यता को अभिव्यक्त करते हैं, तो अध्यापक को उन्हें समझाना चाहिए कि घर पर इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे पढ़ाई पर पर्याप्त समय दे रहे हैं या नहीं। ये सबसे अच्छी सलाह होगी एक अध्यापक द्वारा बच्चे के माता पिता के लिए। नवा क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक राजतंत्र पढ़ाते समय सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपनी कक्षा में बातचीत करने के लिए क्या है, अब लोकतंत्र या फिर राजतंत्र पढ़ा रही है एक शिक्षिका, सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपनी कक्षा में। तो इसके लिए क्या है, वो स्थानीय कॉलेज से राजनीतिक विज्ञान के विशेषज्ञों को आमंत्रित करती है। इसके लिए वो राजनीतिक विज्ञान के विशेषज्ञों को अपनी नज़दीकी कॉलेज से आमंत्रित करती है। तो उससे पहले वो क्या है, कक्षा में जाने से पहले वो उस अध्यापक से या फिर उस विशेषज्ञ से वो मिलती है, उससे बातचीत करती है। तो यहाँ पर ये बताना है कि शिक्षिका को निम्नलिखित में से किसकी साझेदारी उनके साथ करनी चाहिए। जो साझेदारी जो या फिर बातचीत जो पहले जो होती है, उसमें कौन सी बातों को शिक्षिका को उसके सामने रखना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है, कक्षा में कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो आरक्षित श्रेणियों से संबंधित हैं, तो इस चीज़ से कोई उसका लेना देना नहीं है जो अध्यापक को वहाँ पर बुलाया गया है। दूसरा ऑप्शन है, इस प्रकरण के लिए अनुदेशनात्मक उद्देश्य है। तीसरा ऑप्शन है, कक्षा के लिए प्रस्तावित पाठ्यपुस्तक। चौथा ऑप्शन है, इस प्रकरण पर आधारित आकलनों का प्रकार। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि इस प्रकरण के लिए अनुदेशात्मक उद्देश्य, यानी कि क्या उद्देश्य यहाँ पर आने के आपके, किस लिए आपको बुलाया गया है और आपको क्या कार्य करना है, उन उद्देश्यों के बारे में साझेदारी उस अध्यापिका को करनी चाहिए उस विशेषज्ञ के साथ जो उसने बुलाया है नज़दीकी कॉलेज से। तो 9वां क्वेश्चन का रिव्यू देखते हैं थोड़ा। कक्षा में विषय विशेषज्ञ के वक्तव्य से पूर्व शिक्षिका को छात्रों से इसके अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की चर्चा करनी चाहिए तथा वांछित दिशा निर्देशों को बताना चाहिए ताकि छात्र इस वक्तव्य से अधिकतम ज्ञान अर्जन कर सकें।
जब वो दिशा निर्देश दे देगी, बता देगी उस विशेषक के लिए और उसका उद्देश्य बता देगी, जो उसने अपने विद्यार्थियों को पहले से बताया हुआ है, तो उससे क्या है, विद्यार्थियों को अधिक लाभ होगा, अधिक ज्ञान अर्जन होगा। 10वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञानों की पुस्तक के निम्नलिखित में से। अब यहाँ पर नेशनल लेवल पर सामाजिक विज्ञान की जो बुक्स है, जो पुस्तक है, उसकी बात हो रही है। तो इसमें यहाँ पर बताना है सबसे बड़ी विशेषता कौन सी है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ पर कौन सी है, अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें सामाजिक विज्ञान की पुस्तक को। तो पहला ऑप्शन है, इसे ऐसा होना चाहिए ताकि सभी सामाजिक समूह इसके साथ संबंधित हो सकें। दूसरा ऑप्शन है, इसे विशेषतः इतिहास लिखने में किसी विचारधारा विशेष का अनुगमन नहीं करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, इसमें अधिक लंबी पाठ्य सामग्री शामिल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लंबी पाठ्य सामग्री को याद करने में बच्चों को कठिनाई होती है। तो यहाँ पर पूछा है, ये बात ध्यान रखना कि राष्ट्रीय स्तर का विशेषता पूछे यहाँ पर। चौथा ऑप्शन है, उसे स्पष्ट और व्यवस्थित रूप से सूचना उपलब्ध करानी चाहिए ताकि याद करने में मदद मिल सके। तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, इसे ऐसा होना चाहिए ताकि सभी सामाजिक समूह इसके साथ संबंधित हो सकें, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर की बात हो रही है कि वहाँ पर बहुत तरीके के सामाजिक समूह हैं, राष्ट्रीय स्तर पर तो अनेकों। तो सबसे जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो विशेषता होगी वो यही होगी कि पाठ्य पुस्तक को ऐसा होना चाहिए ताकि सामाजिक समूह इसके साथ संबंधित हो सकें अधिक से अधिक। वैसे अगर इसको नॉर्मली क्वेश्चन को देखा जाए तो और भी विशेषताएं इनमें से हो सकती हैं इससे प्राथमिकता पर, लेकिन जब राष्ट्रीय स्तर की बात होती है तो ये विशेषता सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सामग्री ऐसी होनी चाहिए कि सभी सामाजिक समूह इसके साथ संबंधित हो सकें।